हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अमेंडमेंट्स का टॉपिक लेकर आई हूँ। वो अमेंडमेंट्स जो हमारे नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो बच्चे, इस बार मई 2020 का अटेम्प्ट मर्ज हो गया हमारे नवंबर 2020 के एग्जाम्स के साथ। तो मई 2020 के लिए जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल थी वो मैं अपने पिछले वीडियो में करा चुकी हूँ। यानी कि आपके जो लास्ट वीडियो में अमेंडमेंट्स कवर थी, यानी कि मई 2020 अटेम्प्ट के लिए आपकी जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल थी वो कहाँ तक की थी? टिल 31 अक्टूबर 2019। तो यहाँ तक की जितनी भी अमेंडमेंट्स यानी कि टिल 31 अक्टूबर 2019 तक की अमेंडमेंट जो है मैं मई 2020 अटेम्प्ट की अमेंडमेंट्स की वीडियो में करा चुकी हूँ। तो आज के वीडियो में हमें कौन सी अमेंडमेंट देखनी है? आज की वीडियो में हमें 31 अक्टूबर के बाद की अमेंडमेंट देखनी है, यानी कि 1 नवंबर से लेकर 30 अप्रैल 2020 की अमेंडमेंट्स हम आज देखेंगे। बच्चे, चाहे आप मई अटेम्प्ट दे रहे थे या आप ऑलरेडी नवंबर के लिए ही एनरोल्ड थे, आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, आपके लिए ये दोनों ही अमेंडमेंट्स जो हैं वो क्या है? एप्लीकेबल है। यानी कि जो मई अटेम्प्ट में अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल थी वो भी आपको पढ़नी है, और जो अभी नवंबर 2020 के लिए अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है आपको वो भी पढ़नी है। तो आपको पिछला वीडियो भी देखना है, वो अमेंडमेंट्स भी करनी है, और ये वाला वीडियो भी आपको देखना है, यानी कि ये वाली अमेंडमेंट्स भी आपको करनी है। बच्चे देखो, 1 नवंबर से लेकर अप्रैल तक बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं, बहुत गिनी चुनी सी अमेंडमेंट्स हैं। तो ये एक आपके लिए खुशखबरी है, तो खुश हो जाओ, ठीक है। तो बहुत थोड़ी सी अमेंडमेंट्स हैं, तो हम फटाफट एक बार इसको देख लेते हैं कि वो हमारी क्या अमेंडमेंट्स हैं। देखो, सबसे पहली अमेंडमेंट जो है दैट इज अंडर इनकॉर्पोरेशन रूल्स। ये अमेंडमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ। आप याद करो, जब हम इनकॉर्पोरेशन पढ़ते थे तो हम क्या पढ़ते थे कि रिजर्वेशन ऑफ नेम हमें किसके थ्रू करानी है? हमें रन के थ्रू, यानी कि रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम, ठीक है ना, वो हमें रन के फॉर्म के थ्रू हमें करानी होती थी। लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया है? बदलाव कर दिया है। वो बदलाव क्या है? उन्होंने कहा अब आप नेम रिजर्वेशन रन के थ्रू नहीं करोगे, बल्कि किसके थ्रू करोगे? स्पाइस प्लस के थ्रू करोगे। तो एक नई चीज़ें ले आए हैं स्पाइस प्लस। ऐसा नहीं है कि वो स्पाइस जो है पहले वाली उसको उन्होंने बिल्कुल रिडंडेंट कर दिया है। बेसिकली इन्होंने स्पाइस वन को जो है और ज़्यादा बेटर कर दिया है ताकि ईज ऑफ बिजनेस हो सके। देखो, मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। जब आप पहले नेम रिजर्व करते थे बच्चे, रिजर्वेशन ऑफ नेम, तो आप किसके थ्रू करते थे? रन के थ्रू करते थे, नई कंपनियों पुरानी कंपनियों जैसी भी हो, ठीक है ना। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि अब ये एप्लीकेबल नहीं है। अब आपको नेम रिजर्वेशन किसके थ्रू करनी है? स्पाइस प्लस के थ्रू करनी है। तो आप कहोगे क्या मैम, रन जो था वो पूरे ढंग से खत्म, ऑब्सोलीट, डिलीटेड? नहीं बच्चे, ये जब मैं बात कर रही हूँ तो ये मैं बात कर रही हूँ फॉर न्यू कंपनीज। लेकिन अगर आपको चेंज ऑफ नेम करना है, तो सपोज करो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी, हमने नेम चेंज पढ़ा था ना, वॉलंटरी चेंज भी हो सकता है, कंपल्सरी चेंज भी हो सकता है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी हो और आपको क्या करना है? नेम चेंज करना है, चेंज ऑफ नेम करना है, तब आप अभी भी किसका इस्तेमाल करोगे? आप रन का ही इस्तेमाल करोगे। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? पहले स्पाइस में आप फॉर्म 32, फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ये फॉर्म, और एक फॉर्म 35 जाता था अजाइल प्रो, ठीक है ना।
इस अजाइल प्रो में आप अपना जीएसटी हो गया, ईपीएफ हो गया, बैंक अकाउंट्स हो गए, ये सारी चीजें आप इसमें फाइल करते थे। तो इन्होंने थोड़ा सा तो इसमें अमेंडमेंट किया है, और बाकी इन्होंने क्या अमेंडमेंट किया है कि अब रन तो फाइल करना ही नहीं है नई कंपनी के लिए। आपको क्या फाइल करना है, आपको स्पाइस प्लस में आपको जाना है। लेकिन अगर कोई पुरानी कंपनी अपना नेम चेंज कराती है तो उसको अभी भी किस में ही जाना पड़ेगा, उसको अभी भी रन में ही जाना पड़ेगा। देखो एक बार इसको हम देख लेते हैं। An application for reservation of name shall be made through the web service available at www.mca.gov.in by using web service। देखो एक ये बड़ा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वेब सर्विस। बच्चे पहले रन में क्या होता था, पीडीएफ फॉर्म होता था, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया, वेब सर्विस। वेब सर्विस में क्या है कि अब फॉर्म आपको वहीं पे भरना है। जैसे आपके सामने कॉलम्स खुलते जाएंगे और वहीं पे आप कॉलम्स को क्या करते जाओगे, आप फिल करते जाओगे, ठीक है। स्पाइस प्लस इज व्हाट, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, ठीक है। अब इन्होंने स्पाइस के आगे क्या लगा दिए, प्लस लगा दिए। एंड फॉर चेंज ऑफ नेम, देखो रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए तो किस में जाना है, स्पाइस प्लस में, और चेंज ऑफ नेम के लिए अभी भी किस में जाना है, आपको रन में, यानी कि रिजर्व यूनिक नेम। along with fee, 1000 रुपये की फी लगती है, which may either be approved or rejected as the case may be by the ROC Central Registration Center after allowing resubmission of such web form within 50 days for rectification of the defects if any, ठीक है। तो वो पहले ही है कि भाई अगर आपको वो वाला नाम नहीं मिला तो फिर आपको दूसरा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। रन में आप 2 नाम दे सकते थे और स्पाइस में आप एक ही नाम दे सकते थे, एक ही नाम सजेस्ट कर सकते थे, ठीक है। तो इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। नई कंपनी को नाम चाहिए तो किस में जाएगी, स्पाइस प्लस में। पुरानी कंपनी है तो किस में जाएगी, रन में जाएगी, ठीक है। ये उन्होंने चेंज किया है। फिर मैंने आपको क्या बोला, एक अजाइल प्रो यानी कि INC 35, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ये चेंज आया है तो आप इसको ज़रूर देखिए। एजाइल इज नाउ अजाइल प्रो। पहले अजाइल में जो है बच्चे आपकी 3 एप्लीकेशंस जाती थी, अब एजाइल प्रो में उन्होंने 2 और ऐड कर दी। वो 2 कौन कौन सी है, प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन, ऑल्दो ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ओनली इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। तो ये 2 चीजें इन्होंने क्या कर दी है, अजाइल प्रो में ये ऐड ऑन कर दी है, ठीक है। तो ये आपका एक अमेंडमेंट था किससे रिलेटेड, इनकॉर्पोरेशन रूल से रिलेटेड। चलो नेक्स्ट अमेंडमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट भी देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक छोटी सी चीज़ याद रखो, जो भी इस तरीके की नोटिफिकेशन से या चीज़ें आती हैं जो सिर्फ 1 टाइम एप्लीकेबल होती हैं, तो वो बच्चे कभी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बट हाँ, वो अमेंडमेंट्स जो आज हुई है और अब आगे हर बार वैसे ही चलेगा, यानी कि हमेशा के लिए अब उन्होंने उसको कुछ चेंज किया है, तब वो वाली अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होती हैं, यानी कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखो AGM फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अच्छा, इसमें एक छोटा सा सेक्शन में तुम्हें याद दिला रही हूँ, याद करो तुम्हारा एक सेक्शन हुआ करता था जिसमें तुम क्या पढ़ते थे, जिसमें तुम फाइनेंशियल ईयर पढ़ा करते थे, याद है कौन सा सेक्शन है, फाइनेंशियल ईयर सेक्शन 2 क्लॉज 41। और क्या डेफिनेशन होती थी उसकी, देखो एक बार मैं डेफिनेशन यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ, मैं खाली प्रोवाइजो लिख रही हूँ जिसमें चेंज है, प्रोवाइडेड एट वेयर अ कंपनी और बॉडी corporate is a holding company or subsi or associate
of a company incorporated outside India and is required to follow different financial year for consolidation of its accounts outside India, the CG may on application made by that company allow any period as its financial year whether or not that period is a year. देखो अब यहाँ पे क्या था कि भाई अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसको अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है तो वो परमिशन मांग सकती है, ठीक है। अब जैसे हमने तो फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली क्या पढ़ा है अपना, हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि भाई 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। बट इस सिचुएशन में अगर कोई कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करती है कि भाई हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च की जगह क्या कर दिया जाए 31 दिसंबर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे क्या कर सकती है, उसे अलाउ कर सकती है। अब हम ऐसी एक कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे सपोज करो एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड है या XYZ लिमिटेड है, इसको फाइनेंशियल ईयर की परमिशन कहाँ तक मिल गई है 31 दिसंबर तक। अब आप अपने ठीक है ना, AGM के साथ ही हमने बाकी भी सेक्शंस पढ़े थे कि आपकी AGM का दायरा पढ़ा था हमने कि कितने टाइम के अंदर जो है आपकी AGM हो जानी चाहिए, है ना। और उसमें हमने वहाँ पे एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपकी AGM हो जानी चाहिए, यानी कि आपको अपने क्या करने हैं, अपने अकाउंट्स प्रेजेंट करने हैं AGM में। अब अगर मैं 31 दिसंबर से 6 महीने लेती हूँ बच्चे, तो वो कितना बनता है, वो 30 जून बनता है। लेकिन इस बार तो 30 जून जो है वो लॉकडाउन में चला गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि भाई हम आपको 6 महीने की जगह हम आपको कितना टाइम दे रहे हैं, हम आपको 9 महीने का टाइम दे रहे हैं, यानी कि अभी 30 जून से बढ़कर आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा 30 सितंबर हो जाएगा। और अगर आप अपनी मीटिंग जो है या अपनी जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर वो आप 30 सितंबर से पहले पहले कर लेते हो तो हम मान लेंगे कि वो ऑन टाइम, यानी कि आप डिफॉल्टर या वायलेटर नहीं माने जाओगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, वन टाइम इन्होंने किया, सिर्फ एक टाइम को तो कोरोना के कारण उन्होंने, है ना, कि भाई वैसे तो आपका 30 जून बनता है, लेकिन अगर भाई आप नहीं कर पाए हो क्योंकि ये तो सब लॉकडाउन है, तो हम आपको टाइम देते हैं कहाँ तक 30 सितंबर तक। तो उन्होंने 6 महीने की जगह कितना टाइम दे दिया, उन्होंने 9 महीने आपको दे दिए हैं। देखो एक बार यहाँ पे, द कंपनीज हुज फाइनेंशियल ईयर अदर देन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हैज बीन एंडेड ऑफ 31 दिसंबर। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को अगर आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, तो वो अपना AGM कितने टाइम में कर सकते हैं 9 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि कब तक का टाइम मिल गया उनको 30 सितंबर तक का टाइम उन्हें मिल गया, ठीक है जी। सेकेंड अमेंडमेंट भी आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो सेक्शन 135 CSR, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, CSR में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूडेड है, आप याद करो वो आप कौन से शेड्यूल में पढ़ते थे, शेड्यूल 7 में।
पावर्टी एरेडिकेशन, एजुकेशन, है ना, ये सारी चीज़ें जो है एक पूरा आपको क्या दिया गया था, आपको शेड्यूल दिया गया था कि ये इन कामों पे अगर आप पैसा खर्चते हो तो वो आपका CSR पे पैसा खर्चा माना जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एडिशंस की हैं। देखो, वो कहते हैं कि क्लॉज 9 के बाद उन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया है, DRDO के बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि अगर पैसा आप इस तरफ भी जाता है, इस चीज़ पे भी जाता है, तो वो भी आपकी CSR एक्टिविटी में क्या हो जाएगी, इंक्लूडेड मानी जाएगी। ठीक है। दूसरी देखो, क्या कोविड के दौरान अगर हमने कोविड से कॉम्बैट करने के लिए अगर हमने कुछ खर्चा किया, भाई सैनिटाइजर्स, मास्क और ये सारे हमने जनता में बांटे या हमने इन पे पैसा स्पेंड किया, तो क्या वो हमारे CSR में माना जाएगा? हाँ जी, माना जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी और आई, फंड्स में स्पेंड फॉर वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू कोविड-19 अंडर आइटम्स नंबर 1 and 12 और Schedule 7 relating to promotion of healthcare including prevention of healthcare and sanitation and disaster management. तो स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड्स फॉर कोविड-19 इज एलिजिबल CSR एक्टिविटी। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आई PM केयर फंड। आपने बवाल भी सुना होगा, बड़ा न्यूज चैनल पे भी आया कि भाई जब PM रिलीफ फंड है तो PM केयर फंड क्यों बनाया गया। ठीक है ना। उसमें खैर पॉलिटिकल बहुत सारी चीजें थी, आई विल नॉट गो इनटू दैट। तो बट क्या किया गया कि भी PM केयर फंड में भी अगर आप पैसा देते हो तो वो भी क्या है, वो भी CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू PM केयर फंड शेल क्वालिफाई एज अ CSR एक्सपेंडिचर अंडर आइटम नंबर 8 ऑफ शेड्यूल 7। ठीक है जी। तो एक तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आ गया। आपने जो कोविड से लड़ने के लिए आपने जो भी पैसा दिया वो भी CSR एक्टिविटी हो गई। आपने PM केयर फंड में जो पैसा दिया वो भी किस में इंक्लूड हो गई, आपकी CSR एक्टिविटी में इंक्लूड हो गई। लेकिन याद रखना, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या स्टेट रिलीफ फंड में अगर आप कोविड के लिए भी पैसा दोगे तो वो CSR नहीं है। ये देखो, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड and state relief fund for COVID-19 not included, not qualified as admissible CSR expenditure। तो सिर्फ एक ही फंड है जहां पर अगर आप कोविड के लिए पैसा देते हो तो CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। वो कौन सा है? PM केयर्स फंड। ठीक है जी। दूसरा देखो, contribution made to state disaster management authority to combat COVID-19 shall qualify as admissible CSR expenditure। लेकिन अगर आप स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को पैसा देते हो टू कॉम्बैट COVID-19 तो वो भी हमारा CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। हाँ जी, ये बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर है। तो देखो, पहली चीज उन्होंने क्या बोली, ये इंक्लूड हो गया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा, अब कोविड के लिए पैसा खर्च करते हो CSR एक्टिविटी मानी जाएगी। PM केयर फंड्स में पैसा देते हो माना जाएगा CSR एक्टिविटी। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड नहीं माना जाएगा। चौथा, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को पैसा दोगे COVID-19 के लिए तो भी आपका CSR माना जाएगा। तो चार चीजें तो उन्होंने क्या कर दी, इसमें इंक्लूड कर दी। आगे चलते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि भाई जैसे पूरे लॉकडाउन के दौरान अगर कोई फैक्ट्री है, कोई एस्टैब्लिशमेंट है, अगर वो सैलरी देती है अपने एम्प्लॉयज को तो क्या वो भी CSR एक्सपेंडिचर में माना जाएगा? नहीं, वो नहीं माना जाएगा CSR एक्सपेंडिचर। जैसे सपोज करो अगर एक एम्प्लॉय है, उसकी 40,000 नॉर्मल सैलरी, ठीक है, बट आपने उसको 15,000 और ऊपर से दिए, ठीक है, एक्स ग्रेशिया की भाई ये हम आपको दे रहे हैं ताकि आप COVID-19 से क्या कर सको, आप फाइट कर सको, ओवर एंड अबव ए सैलरी। तो हम कहते हैं ये तो CSR में इंक्लूड नहीं होगा, बट ये वाला जो अमाउंट है ये इंक्लूड हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो देखो, पेमेंट ऑफ सैलरी वेजेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड नॉट क्वालिफाई एज एडमिसिबल CSR एक्सपेंडिचर। बट अगर आप इसके कुछ ऊपर देते हो, ठीक है, या फिर पेमेंट ऑफ वेजेस टू टेम्परेरी ऑफ कैजुअल और डेली वेजेस वर्कर ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड शैल नॉट काउंट टुवर्ड CSR एक्सपेंडिचर। तो चाहे आप रेगुलर सैलरीज दो,
आप डेली वेजर्स को डेली वेजेस दो, चाहे आपने उससे काम नहीं भी कराया तो भी आपने दी, तो भी वो भी कुछ भी CSR में इंक्लूड नहीं होगा। बट यस, जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट है, यानी कि जो उसकी नॉर्मल सैलरी है वेजेस से ऊपर का अमाउंट है जो आप उसको दे रहे हो, ओवर एंड अबव डिस्पर्समेंट ऑफ वेजेस फॉर फाइटिंग कोविड-19, दिस इज एडमिसिबल टूवर्ड्स CSR एक्सपेंडिचर। तो पांचवी चीज आपकी आ गई। CSR में आपका क्या क्या ऐड हुआ, एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो, सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा, अगर आप CSR चाहते हो, एक्सपेंडिचर चाहते हो एलिजिबल, तो CSR एक्टिविटी मानी जाएगी अगर आप कोविड के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है। तीसरा, PM केयर्स फंड में पैसा देते हो, आपका माना जाएगा CSR। चौथा, अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कोविड के लिए पैसा देते हो, CSR माना जाएगा। पांचवा, अगर आप अपने एम्प्लॉय को उसकी सैलरी या वेजेस से ऊपर कुछ एक्स ग्रेशिया देते हो तो वो भी आपका CSR माना जाएगा। तो ये 5 चीजें तो इन्होंने क्या कर दी, CSR में एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर दी, ठीक है जी। चलो, बाकी देखो ये जितने भी इन्होंने एडिशंस किए हैं बच्चे, ये तो वन टाइम कोविड के लिए ही है ना। परमानेंट अमेंडमेंट तो वही है जो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऐड किया। चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज अकाउंट्स रूल। इसमें कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ अकाउंट के एक रूल में चेंज किया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप छोड़ भी सकते हो यहाँ तक। उन्होंने यही बोला है कि जो NBFC कंपनीज है, अच्छा NBFC कंपनीज आपको पता है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, ठीक है, यानी कि जो फाइनेंस का काम तो करती हैं बट दे आर नॉट बैंक्स। तो बस उन्होंने यही बोला है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ROC को फॉर्म AOC 4 और अगर वो NBFC है और फॉर्म AOC 4 CFS जो है वो फाइल करेंगी साथ में। एक छोटी सी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ये फॉर्म्स चाहिए, बस इतनी सी बात इसमें बोली गई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट अमेंडमेंट इज इम्पॉर्टेंट, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी, चलो ये थोड़ा सा समझते हैं। गवर्नमेंट कंपनी किसमें पढ़ते थे भाई तुम? सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। और उसमें हम क्या कहते थे कि 51% पेड अप कैपिटल ये सरकारी होनी चाहिए, यानी कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो या फिर इन दोनों की कंबाइन हो, जिस भी कंपनी में 51% पेड अप कैपिटल सरकार की है तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती थी। हम यही पढ़ते थे, है ना। अब यहाँ पे उन्होंने छोटा सा चेंज किया। देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें फ्लो चार्ट से समझाती हूँ। अब देखो, मैं कोई भी ऐसी कंपनी ले रही हूँ, DVR सबको पता है ना, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर कैपिटल में सबने पढ़ा है, ठीक है। अगर एक कंपनी है जिसने DVR इशू नहीं की है, नॉट इशूड DVR, आज तक उसने कभी कोई DVR इशूड नहीं किया, और एक कंपनी है जिसने DVR इशू की है, इशूड DVR। अब देखो, अब जब ऐसी कंपनी का स्टेटस हमें फाइंड करना है कि ये सरकारी कंपनी है या नहीं है, तो हमें क्या देखना है, 51% के पेड अप कैपिटल। अगर ये ऐसी कंपनी है जिसमें DVR कभी इशू नहीं हुआ है, तो इसमें तो हम क्या देख लेंगे बच्चे, टू चेक वेदर इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। हम 51% ऑफ पेड अप कैपिटल देख लेंगे, ठीक है ना, पेड अप कैपिटल जो नॉर्मल डेफिनेशन आप पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने DVR इशू की है, तो वहां फिर हम ये अगर 51% पेड अप कैपिटल लेंगे ना, तो फिर हमारा जो बेस है वो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, हम क्या लेंगे, 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। हाँ जी, बात समझ में आई। तो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे दे आर यूजिंग पेड अप कैपिटल, ऐसी कंपनी जिसने DVR कभी इशू नहीं किए। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, टोटल वोटिंग पावर, जिस कंपनी ने क्या इशू की है, DVR इशू की। तो ये एक अमेंडमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर की, ठीक है जी। ये सबको समझ में आती है। टोटल वोटिंग पावर में सबको पता है कि आप क्या लेते हो, आप इक्विटी शेयर्स लेते हो, बट हाँ कहीं कहीं पर आप प्रेफरेंस शेयर्स भी लेते हो,
सेक्शन 47 पढ़ा था ना कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कब कब वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, जब उनको 2 साल तक उनका डिविडेंड नहीं मिलता है, वो सारा पढ़ा था ना आपने, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स फिल हो गया वोटिंग पावर में। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स वालों को सेक्शन 47 के तहत कोई वोटिंग पावर नहीं मिली हुई है तो ऑब्वियसली आप खाली इक्विटी शेयर्स की वोटिंग पावर को काउंट करो, ठीक है जी। चलो एक बार देख लेते हैं इसको भी। ये देखो, द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन शेल बी इंसर्टेड, यानी कि ऐड की गई है। ये एक्सप्लेनेशन क्या कर दी है इन्होंने, ऐड कर दी है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द पेड अप शेयर कैपिटल शेल बी कंस्टिट्यूट एज टोटल वोटिंग पावर वेयर शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड। तो सेक्शन 41A। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो दोबारा से आप सेक्शन 4 में जाओ। मेमोरेंडम का सेक्शन याद है? यस, डू यू रिमेम्बर सेक्शन 4? क्या कहता था सेक्शन 4 कि हमें एमओए में क्या लिखना है, नाम लिखना है, ठीक है ना। द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी shall state the name of the company with the last word limited in case of public company, ठीक है जी, और the last word प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। ऐसे होता था ना कि भाई अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो खाली लिमिटेड भी लगा दो, चलेगा, और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी में ना तुम ये लाइन जो है ना, ये वाली, ये ओमिट ही कर दो, यानी कि इसको काट दो। तो इसका क्या मतलब आएगा कि गवर्नमेंट कंपनी का नाम हमेशा सिर्फ और सिर्फ किससे खत्म होगा, लिमिटेड नाम से ही खत्म होगा, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना। यही इफेक्ट आएगा ना। वो क्या कह रहे हैं कि आप इस लाइन को, इन वर्ड्स को आप क्या कर दो, इन लाइंस को आप ओमिट कर दो, डिलीट का बटन दबा दो इनको, तो फिर यहीं तक रह गया ना। जब मैं इतना ही पढ़ूंगी गवर्नमेंट कंपनी के केस में तो फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी का नाम हमेशा किससे खत्म होगा, किससे एंड होगा, लिमिटेड से एंड होगा, ठीक है जी। देखो एक बार देख लेते हैं। तो यानी कि सेक्शन 41A क्या कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट कंपनी का नाम हमेशा किससे खत्म होगा, लिमिटेड वर्ड से खत्म होगा। क्यों? क्योंकि हमने पीछे के जो वर्ड्स हैं, जो एमओए की लाइन कहती है, वो हमने काटनी है। जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया कि हमारा एमओए ऐसे कहता है, द नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और द लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के केस में हमें ये क्या करना है, जो भी मैंने अंडरलाइन किया है इसे हमें ओमिट करना है, इसे हमें डिलीट करना है। तो वर्ड सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, लिमिटेड रह गया। तो गवर्नमेंट कंपनी का नाम हमेशा किससे खत्म होगा, लिमिटेड वर्ड से ही खत्म होगा, ठीक है जी। ये अमेंडमेंट सबको समझ में आती है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चलो लास्ट एक अमेंडमेंट इसमें आती है, स्पेशल मेजर्स अंडर कंपनीज एक्ट। देखो बच्चे, ये जो अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट कहूँ इसको या मतलब ये भी वन टाइम के लिए ही है। सिर्फ कोविड के जो मेजर्स हैं उसके लिए उन्होंने कुछ डेट्स की एक्सटेंशन की है, उसके लिए उन्होंने कुछ रिलीफ दिया है। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप एक बार देख लो इनको। स्पेशल मेजर्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इन द व्यू ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक, नो एडिशनल फी शैल बी चार्ज। अगर आप कोई भी फाइलिंग करते हो आरओसी के पास बिटवीन 1 अप्रैल टू 30 सितंबर,
कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी रिटर्न हो, कोई भी आपका स्टेटमेंट एक्सेट्रा, जो भी जहाँ कहीं पर भी रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट की फाइल करने की, अगर इस दौरान फाइलिंग की जाती है और उस पर आपकी कोई एडिशनल फीस लगनी है क्योंकि आप लेट हो गए हो फाइल करने में, तो वो नहीं लगेगी। तो उन्होंने एकदम से छूट दे दी 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक आपकी नॉर्मल फीसेज ही लगेंगी जो लगती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला कि भाई कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 ये कब से एप्लीकेबल होना था? ये एप्लीकेबल होना था 2019 और 2020 फाइनेंशियल ईयर से, ठीक है ना। लेकिन अब तो लॉकडाउन हो गया, इतने सब मारामारी हो गई, तो कैसे इसको एप्लीकेबल करें? तो उन्होंने कहा अब हम इसको कब से एप्लीकेबल कर देंगे, फ्रॉम दी फाइनेंशियल ईयर 2020, यानी कि उन्होंने अगले साल पे क्या कर दिया, इसको टाल दिया कि ठीक है अभी जो पुराना चल रहा है वही चलने दो, नेक्स्ट ईयर से हम क्या कर लेंगे, हम ये इस वाले ऑर्डर को हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। दूसरा देखो, रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 73(2)(c) टू क्रिएट द डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व ऑफ 20% ऑफ द डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आप एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में जाओ, हर साल आपके जितने भी डिपॉजिट्स मैच्योर होने वाले होते थे उनका 20% आप क्या करते थे, आप उसका डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाते थे, ठीक है ना। तो वो रिजर्व जो है आपका हमेशा 30 अप्रैल से पहले पहले बन जाना चाहिए, लेकिन इस बार भी उन्होंने आपको लीवरेज दे दी, उन्होंने कहा 30 जून तक बना लो, कोई बात नहीं भाई, लॉकडाउन था, कैसे कामकाज होता, ऑफिसेज बंद रहे हैं तो कोई बात नहीं। 30 अप्रैल की जगह उन्होंने डेट फिर एक्सटेंड कर दी, कहाँ तक, 30 जून तक, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला रिक्वायरमेंट अंडर रूल 18 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 इन्वेस्ट अ डिपॉजिट एटलीस्ट 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स maturing in specified methods of investments or deposit before 30th April 2020 may complied with till 30th June 2020। आप रूल 18 याद करो, डिबेंचर्स में पढ़ते थे आप, ठीक है ना। तो रूल 18 डिबेंचर्स में आपको रिक्वायरमेंट होती थी 15% का जो अमाउंट है उसको, उसकी आपको स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स करनी होती थी, तो उसकी डेट भी क्या होती थी, 30th अप्रैल। उन्होंने इसको भी बढ़ा के क्या कर दी, 30th जून। अप्रैल वाली सारी डेट्स वो कहाँ ले गए, वो जून में ले गए, ठीक है। लास्ट देखो, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज फाइल डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद इन 180 डेज। 180 दिन का टाइम मिलता है, बट अब उन्होंने एडिशनल 180 डेज दे दी। तो ये जो मैंने आपको लास्ट वाली ये जितने भी मैंने अमेंडमेंट्स कराई हैं बच्चे, ये सारी वन टाइम कि सिर्फ आपको इस बार के लिए कुछ टाइम की क्या दे दी गई है, लिबर्टी दे दी गई है ड्यू टू प्रैक्टिकल रीजंस, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार देख लो जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं हमारे लिए, वो सबसे पहले कौन सी है हमारी, इनकॉर्पोरेशन रूल्स, जिसमें रन चला गया, स्पाइस प्लस आ गया। नई कंपनी को नया नाम लेना है तो स्पाइस प्लस, पुरानी कंपनी को नेम चेंज कराना है तो रन। अजाइल क्या हो गया, अजाइल प्रो हो गया। 3 एप्लीकेशन होती थी पहले, अब उसमें 2 उन्होंने क्या कर दी, एड ऑन कर दी। दूसरा, अब उन्होंने वो कंपनीज जिनका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर एंड हो रहा था, तो उन्हें 6 महीने मिलते हैं अपनी एजीएम करने के लिए 30 जून तक, तो वो 30 जून की डेट बढ़ाकर उन्होंने क्या कर दी, 30 सितंबर कर दी। सीएसआर में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने चीज़ें कुछ ऐड कर दी। पहला, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा, उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर आपने स्पेंडिंग की है कोविड-19 पे, तो वो भी सीएसआर एक्टिविटी है। पीएम केयर फंड्स जो है वो भी आपकी सीएसआर एक्टिविटी है, इसमें कंट्रीब्यूट करते हो। तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को पैसा देते हो तो वो भी आपकी सीएसआर एक्टिविटी में जाएगा। और अगर आप एम्प्लॉयज़ को एक्स ग्रेशिया पेमेंट देते हो, यानी कि ओवर एंड अबव दी सैलरी एंड वेजेस, तो वो भी आपका सीएसआर में इंक्लूड हो जाएगा। फिर अकाउंट रूल में उन्होंने एक छोटी सी बात कही है कि भाई एनबीएफसीज जो हैं उनको अब ये फॉर्म्स भी साथ में फाइल करने हैं। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में ऐसी कंपनीज जिन्होंने क्या इशू किए हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर, उनकी पेड अप शेयर कैपिटल की जगह हम क्या कंसिडर करेंगे, टोटल वोटिंग पावर कंसिडर करेंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन 4, गवर्नमेंट कंपनी का नाम हमेशा किससे एंड अप होगा, हमेशा ही लिमिटेड से एंड अप होगा, क्योंकि जो मेमोरेंडम की जो लास्ट लाइन थी कि प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट वर्ड लगाना है और पब्लिक कंपनी खाली लिमिटेड लिख सकती है, उसे हमने ओमिट कर दिया। फिर ये स्पेशल मेजर्स, जनरली इसमें आपको टाइम लिमिट्स दी गई हैं। जिस भी पर्सन को एक
पर्टिकुलर टाइम पे फाइलिंग करनी थी या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके लिए डेट्स क्या कर दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये सारी अमेंडमेंट्स हैं जो आपके नवंबर 2020 के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। बट मैं दोबारा से बोल रही हूँ, जो मेरा लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने मई 2020 की अमेंडमेंट्स डाली हैं वो भी आपको करनी है, क्योंकि वो भी आपके लिए इस नवंबर 2020 में क्या है, एप्लीकेबल। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। ओके।